हाय, दिस इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पार्ट 2। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स बताए थे, कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, जैसे फोर्स हुआ, फोर्स से रिलेटेड कुछ एग्जांपल दिखाया था आपको, उसके टाइप बताए थे। एंड द लास्ट टॉपिक इज़ गैलीलियो कॉन्सेप्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। वहीं से स्टार्ट होता है कि फोर्स का डेरिवेशन या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सारी चीज़ें वहीं से निकलती हैं। तो हमने वहाँ पे कुछ फिगर के हिसाब से आपको एग्जाम्पल बताया था। सो उसी टॉपिक को आगे न्यूटन ने डिमॉन्स्ट्रेट किया, समझाया उस चीज़ को। जिस फोर्स और जिस लॉ ऑफ मोशन जिसमें, जैसे वो हमने एग्जांपल आपको बताया था कि कैसे कोई चीज़, अगर कोई अनबैलेंस फोर्स काम ना करे और वो चीज़ एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जिस फोर्स की और या फिर जिस मोशन की हम बात वहाँ पे कर रहे थे, उसी चीज़ को आगे लेके न्यूटन्स ने समझाया, और जिस न्यूटन्स के रूल को जाना जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो आज हम इस चैप्टर में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो उसी मोशन और फोर्स को डिफाइन किया न्यूटन ने। तो मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि ये तीन जो रूल होते हैं, वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। यदि कोई चीज़ रेस्ट में है या वो मोशन में है, तो वो दोनों उसी स्टेट में बनी रहेंगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स पे काम ना करे। मैं फिर से इसको दोहरा रहा हूँ, यदि कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक कि आप उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना लगाए। या कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो चीज़ रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर कोई काम ना किया जाए। आपने कहीं ऐसा नहीं देखो कि कोई चीज़ रखी हुई है वो अपने आप चलने लगी, जरूर आपने कुछ किया होगा उस पर, या कोई तो वर्क हुआ होगा उस पर। दैट्स वाई द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो ये रीज़न, ये जो पहला रूल है उनका यही है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है या मोशन में है तो वो उसी स्टेट में बनी रहेगी जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। और जो दूसरा उन्होंने नियम दिया, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं मोमेंटम एंड फोर्स, तो मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा मोमेंटम क्या होता है। उन्होंने कहा कि किसी ऑब्जेक्ट पे जो अगर मोशन में है और उसके मोमेंटम में अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसके पीछे का रीजन वन एंड ओनली फोर्स होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में जो मोमेंटम का चेंज आता है वो बस फोर्स की वजह से होता है। और जो तीसरा रूल है एक्शन एंड रिएक्शन का, उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स, बट द डायरेक्शन इज नेगेटिव। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि आप जो फोर्स उस पर लगा रहे हैं उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन हुए ना आप, जब उधर से कोई फोर्स लगा रहा हो तो यही कहा जाता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो तो वो फोर्स भी सेम मैग्नीट्यूड के साथ आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगाता है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का डिफरेंट होता है। जैसे आपने ऐसे सामने से प्रेस किया तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपके ऊपर आपकी तरफ प्रेस करेगा ना, तो डायरेक्शन यही कहते हैं कि नेगेटिव हो जाएगा, मतलब अपोजिट हो जाएगा दूसरे के। ये जो तीन नियम थे, इन्हीं को हम अच्छे से थोड़ा सा और एक्सपेंड करके समझेंगे कि क्या था इसका मतलब। सो अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। इसमें हम देखते हैं कि इसमें दो पार्ट छिपे हुए हैं, एक तो रेस्ट और दूसरा जो है वो मोशन। तो इन दोनों पार्ट को हम अलग अलग समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम रेस्ट। अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, और ये चीज़ बहुत सिमिलर वे में या जेन्युइन है कि ऐसा होता है। बट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा ढीला पड़ जाता है सेकंड वाले केस में, कि अगर कोई चीज़ मोशन में है, चल रही है, तो क्या वो चलती ही रहेगी? ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा। सर रुक जाती है कुछ दूर चलने के बाद, हमने देखा है कि कुछ दूर चलती है कोई चीज़, उसके बाद रुक जाती है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है, मैंने कहा था पिछले वाले वीडियो में, कि कुछ
ऐसे नॉर्मल हमारे साइड में कुछ ऐसे फोर्स वर्क करते हैं, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स हुआ, एयर का ड्रैगिंग फोर्स हुआ, लिक्विड का टेंशन हुआ, कुछ ऐसी फोर्स होती हैं जो हमारे आसपास होते हैं। जैसे अगर किसी चीज़ को हमने घुमा के छोड़ा तो एयर में वो घूमता है, और एयर का जो ड्रैगिंग फोर्स होता है वो उस पर वर्क करता है। अगर कोई एक्सटर्नल वर्क ना करे, उस पर एक्सटर्नल फोर्स अगर कोई काम ना करे, तो दूसरा नियम भी ठीक पहले के जैसा ही है, वो भी मोशन करता ही रहेगा। लेकिन बिकॉज ऑफ द नेचुरल जो फोर्सेस हैं हमारे अराउंड, उनकी वजह से वो लास्ट में रेस्ट में आ जाता है। सो ये दूसरा नियम का था। सो अगर हम पहले वाले नियम को अच्छे से देखें तो एक्चुअली में हमको बताना क्या चाह रहा है, कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल वर्क ना किया जाए, या कोई चीज़ मोशन में तो वो मोशन में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल वर्क ना किया जाए। यानी वो कह रहा है कि आपको इस चीज़ को करने के लिए या स्टेट चेंज करने के लिए आपको फोर्स लगाना ही पड़ेगा। तो ये फर्स्ट लॉ जो है हम लोग को फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो आप कह सकते हैं कि जो फर्स्ट लॉ है वो हमको क्या देता है, फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ जो फर्स्ट लॉ को देख के आपको दिमाग में आता होगा कि ऐसा क्या होता है जो उसको उसी स्टेट में रखने के लिए मजबूर कर देता है। ऐसा क्या चीज़ है, जैसे कोई चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रह रही है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाह रही है, ऐसे कौन सी चीज़ है वो? तो उसका नाम है इनर्शिया। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होता है, मैं बताता हूँ इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होता है, ये एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी। इनबिल्ट मतलब होता है कि जैसे ये सबके साथ इंक्लूड रहता है, इसका कोई मतलब ये नहीं कि फैक्टर कि वो अलग अलग चेंज होता है। जैसे इनबिल्ट कोई चीज़, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लें कि सूरज अगर पूरब से निकलता है तो वो हर रोज़ वहीं से निकलता है, उसी टाइम पे निकलता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, वो किसी चीज़ पे फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। तो इनर्शिया भी उस ऑब्जेक्ट के साथ पैदा होता है, जो ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं उस ऑब्जेक्ट के साथ वो इनबिल्ट रहता है। तो वो इनर्शिया ही है जो उसको उस चीज़ से बांधित रखती है, जिसको इनर्शिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक बॉल ले लें, प्लास्टिक का एक बॉल ले लें और एक लकड़ी का बॉल ले लें, सेम साइज दोनों का सेम हो, और अगर हम उसको एक टेबल पे रखें और थोड़ा सा फोर्स लगाएं दोनों पे, तो हम देखते हैं कि जिस फोर्स कुछ फोर्स हम अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि जिस फोर्स पे प्लास्टिक की बॉल बहुत तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर रही है, उस लकड़ी की बॉल जो है वो थोड़ी सी स्लो। ये घटना इसलिए होती है बिकॉज ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जिसका हैवी मास है उसका इनर्शिया ज़्यादा है, इसलिए उसको मूव कराने के लिए हमें फोर्स ज़्यादा चाहिए। दिस इज द इनर्शिया एंड द फोर्स। तो कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे पकड़ रहे होंगे कि ये कहीं ना कहीं मास से रिलेटेड है। तो जी, आपने सही पकड़ा है, ये मास से ही रिलेटेड है। मास और इनर्शिया एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। एज वी इंक्रीज द मास वी आर इंक्रीजिंग द इनर्शिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। जैसे ही हम किसी मटेरियल का या किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ाते हैं, इसका मतलब हम उसका इनर्शिया बढ़ा रहे हैं। आपने इनर्शिया की बात की है तो हम थोड़ा सा बात करेंगे इनर्शिया के टाइप के बारे में। इनर्शिया जो हो वो ऑलमोस्ट 3 टाइप्स के होते हैं: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो थोड़ा सा डिफिनेशन हम दे के सबका बताते जा रहे हैं, क्योंकि हम इस सेशन में जो भी मैंने चैनल बनाया है इस पर बस मैंने कॉन्सेप्ट की बात करी है, और कॉन्सेप्ट आपका एक भी ऐसा नहीं बचेगा जिसमें डाउट हो। तो हम थोड़ा सा इनर्शिया लेके चलते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? मैं डेफिनेशन बहुत क्लियर नहीं दूंगा, मैं डेफिनेशन आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि है क्या इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट है कि अगर कोई चीज़ खड़ी है, जैसे मान लीजिए आप एक कोई कार में बैठे हुए हैं और कार जो है अचानक से मूव करना स्टार्ट कर दे, तो वो चीज़ रेस्ट में थी और अचानक से मूव करना स्टार्ट कर दी। तो इनर्शिया क्या करती है, जो चीज़ जहाँ रहती है वो उसको वहीं लाने का पूरा उसका प्रयास रहता है।
तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया आपको एक झटका लगता है। किधर लगता है? वहीं जहां आप रहते हैं स्टार्टिंग में, उसी की तरफ। तो उसकी वजह से आपको एक झटका फील होता है और आप पीछे की तरफ हट जाते हैं जिधर मोशन होता है। सो दिस इज द रेस्ट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एंड द सेकेंड इज मोशन ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कोई चीज़ मोशन में है और अचानक से किसी ने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया, तो चूंकि गाड़ी अब आगे निकल गई है, लेकिन आप जहां ब्रेक लगाया था आपने, वो चीज़, वो स्टेट के यहाँ पीछे है, तो वो उसको फिर उसी स्टेट तक ले जाएगी बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो आप फिर पीछे की तरह हटेंगे। तो ये हुआ आपका मोशन ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। एंड डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन को इस एग्जांपल से समझा सकता है कि आप किसी धागे में किसी टुकड़े को, किसी भी मटेरियल के टुकड़े को बांध लीजिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को बांध लीजिए, ईंट पत्थर उठा के कुछ भी बांध लीजिए उस पर, उसको गोल गोल घुमाइए और आप गोल गोल घुमा रहे हैं, देख रहे हैं कि वो आपकी फोर्स की वजह से एक डायरेक्शन में बंधा हुआ है। लेकिन किसी वजह से अगर वो धागा खुल जाता है उस पत्थर से, तो देखेंगे कि वो जो तो पत्थर है वो एक मोशन में तो आएगा, पर जैसे सर्किल टाइप में आप घुमा रहे थे तो वो थोड़ा सा राउंड लेगा लेकिन सीधा निकल जाएगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट उसमें रेस्ट में था ना, और आपने उसको बांधे हुए धागे से मोशन में लाने का प्रयत्न किया। तो वो चीज़ उसको इनर्शिया के कारण ही मिलती है। वो पत्थर जो है उसमें मोशन में ना जाने, मोशन में उसमें मोशन आएगा बट वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो सीधा निकल जाएगा। सो ये 3 टाइप के मोशन इनर्शिया थे, मैंने बता दिया आपको। अब हम बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को बात करने से पहले इसमें कुछ टर्म्स आते हैं जिसको हम समझेंगे, जैसे कि मोमेंटम आता है। तो मोमेंटम का भी हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, लेकिन डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन आज तक हम पढ़ते ही आ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे उदाहरण देंगे हम यहाँ पे एक, और उदाहरण के बेस पे हम समझेंगे कि क्या होता है मोमेंटम। तो मोमेंटम की अगर हम बात करें तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्रिकेट की बॉल है और एक टेनिस की बॉल है। आपने देखा होगा कि टेनिस की बॉल इतनी छोटी होती है और क्रिकेट का बॉल देखा उससे बड़ा ही होता है। अगर दोनों को एक स्पीड से मूव कराया जाए, एक स्पीड से फेंका गया किसी हाइट से, और एक प्लेयर है, आप अपने में भी ट्राई करके देख सकते हैं, एक प्लेयर है जो कि नीचे खड़ा हुआ है, उसने उन दोनों को रोकने की कोशिश की, तो उसको लगा ये कि मुझे जो क्रिकेट की बॉल है उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है, और जो टेनिस की बॉल है उसको रोकने के लिए हमें कम फोर्स की ज़रूरत है। उसने सोचा ऐसा क्यों हुआ, तो उसने सोचा और ये पाया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो प्रभाव होता है ना, कि उस पर क्या करना होगा, कैसे करना होगा, उसके मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट का जो बॉल था वो ज़्यादा हैवियर था टेनिस के बॉल से, और वेलोसिटी चूँकि सेम थी इसलिए वेलोसिटी पे बात करेंगे नहीं। सो मास की वजह से हमें यहाँ पे उस पर ज़्यादा फोर्स करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो अब देखेंगे कि जो हैवी बॉल है उसको पकड़ने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और जो कम मास वाली बॉल है, जो छोटी बॉल है, उसको पकड़ने के लिए हमें कम फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। सो इससे यही पता चलता है कि किसी भी मटेरियल या किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रभाव वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। द फर्स्ट वन इज़ मास, पहली जो चीज़ है वो मास है, एंड द सेकेंड इज़ वेलोसिटी। क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी तो दोनों की सेम हमने रखी थी, तो दूसरा कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हमें ज़्यादा और कम फोर्स लगाना पड़ रहा है, दिमाग में तो आता होगा। तो वहाँ पे द मेन फैक्टर जो है वो मास है। अगर वेलोसिटी आपने सेम रखी है तो आपको मास भी है जो है वो सेम रखना चाहिए। सो इसकी वजह से हमें उस चीज़ को एक को पकड़ने के लिए ज़्यादा फोर्स और कम फोर्स लगाना पड़ता है दूसरे को। सो इन्हीं दोनों जो प्रॉपर्टी जो होती है किसी ऑब्जेक्ट की, मास एंड वेलोसिटी, अगर वो चीज़ मोशन में है तो
इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसी को हम कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम सेम होने का मतलब उनके मासेस एंड वेलोसिटी दोनों सेम होंगे, या फिर उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेम होता है। सो यही प्रॉपर्टी जो होती है मोमेंटम कहलाती है। और अब हम समझते हैं सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, या ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना मोमेंटम चेंज होता है वो ये बताता है कि उस पर फोर्स कितना लगा हुआ है। देखते हैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे, और कुछ इसमें मैथमेटिकल भी टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल करेंगे हम। मैथमेटिकल देखते हैं कि कैसे इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन जनरेट होता है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। वैसे मैंने स्टेटमेंट इसका बताया था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स को, इस नियम को जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिखा जा चुका है, F इक्वल टू ma के फॉर्म में। ये आपने देखा होगा दूसरे वाले लॉ में, ये आपको फॉर्मूला मिला होगा। तो इसका डेरिवेशन कैसे होता है हम दिखाते हैं आज यहाँ पे। तो हम कंसिडर करेंगे कोई पार्टिकल है, मास m जिसका है, और वो इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है। आफ्टर सम टाइम t इसकी जो वेलोसिटी है, अब उस पर हमने कोई फोर्स लगा दिया, क्योंकि सेकेंड लाइन ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। जब हम फोर्स इस पर लगाते हैं इसके मोमेंटम में भी कुछ चेंज होगा। तो पहले हम फोर्स लगा के देखें। फोर्स लगाते हैं तो इस वेलोसिटी, इस मास की जो वेलोसिटी है पहले u थी, अब ये फाइनली v हो गई, और मास तो वही रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ। पहले मोमेंटम था mu, क्योंकि पहले मोमेंटम के फॉर्मूला मैंने बताया था कि मोमेंटम जो होता है वो मास इंटू वेलोसिटी के फॉर्म में होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका मास m है और इनिशियल वेलोसिटी u है फर्स्ट वाले केस में। और आफ्टर टाइम t, जब हमने फोर्स, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, ये मोमेंटम कितना हो गया p2, ये p1 कह सकते हैं mu, और ये p2 हो गया m। अब वेलोसिटी जो फोर्स लगाने के बाद होगी वो होगी v, mv। ये इक्वेशन 1 ले लीजिए, ये इक्वेशन 2 ले लीजिए। तो अगर हम चेंज इन मोमेंटम निकालें, चेंज इन मोमेंटम, तो कितना हो गया mv फाइनल माइनस इनिशियल, या इनिशियल माइनस फाइनल, कुछ भी कर सकते हैं। तो mu, और एट ए टाइम, किसी टाइम पे अगर हम बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की अगर बात करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका mv माइनस mu अपॉन में t। तो हम एट ए टाइम t की बात कर रहे हैं। एट ए टाइम t मतलब t समय बाद मोमेंटम में कितना चेंज हुआ ये बताता है, ये अपॉन में t करने का मतलब है। तो आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम स्टेटमेंट से क्या पता चलता है कि यही बराबर होता है किसके, फोर्स के। तो फोर्स इसके जगह पे हम पूरा लिख सकते हैं, और ये आपका आ गया mv माइनस mu अपॉन t। अगर हम इसमें से m बाहर ले लें तो यहाँ पे बच जाएगा v माइनस u अपॉन में t। अच्छा, जैसे मोशन फर्स्ट पढ़ाते समय हमने बताया था कि जो वेलोसिटी होती है, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u अपॉन में t क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। फर्स्ट वीडियो में मैंने इस चीज़ को बताया है, देख लीजिएगा वहाँ से। तो अगर हम m इधर करके और v माइनस u अपॉन में t यहाँ कर लें तो ये चीज़ पूरा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो आपका F इक्वल टू निकल के आ जाएगा एफ m इंटू ए, ये एक्सेलरेशन होता है। ये स्टेटमेंट है, यही है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ, दैट्स ऑल। तो अब इसके आगे हम थर्ड लॉ समझेंगे। और अब बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। तो थर्ड लॉ को बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि अगर आप किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हैं तो आपको वो ऑब्जेक्ट भी उतनी ही फोर्स से आपके ऊपर फोर्स लगाएगी। अब अगर आपको दीवार को धक्का दे रहे हैं तो दीवार भी आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है। यही वजह है कि आपको पता चलता है कि हमने दीवार पे कितना फोर्स लगाया। या आप अपना वेट कर रहे हैं
तो वेट करते हुए आपको अपना वेट इस वजह से पता चलता है क्योंकि आपने जिस चीज़ पे आपने स्टैंड किया हुआ है, खड़ा हुआ है, आप अब खड़े हुए हैं, वो चीज़ भी नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है। सो दैट्स वाई द रीज़न आपको पता चलता है कि आपका वज़न कितना है। अगर रिएक्शन फोर्स ना होता तो आपको आपका वेट पता नहीं चलता। इसको एग्जांपल पे समझते हैं। 2 कार लिया हमने, जो कार मतलब समझ रहे हैं, 2 ऐसे बोर्ड लेते हैं, मतलब 2 फ्लैट सरफेसेस जिनमें चक्के लगे हुए हैं घूमने वाले, और 2 लोग जो हैं उस पर खड़े हुए हैं, और एक थैला है जिसमें कुछ वजनदार चीज़ें रखी हुई हैं। एक पर्सन को हमने एक सरफेस पे खड़ा कर दिया और दूसरे को दूसरे वाले पे। हमने एक सरफेस से कहा, एक पर्सन से कहा कि उस थैले को आप दूसरे वाले सरफेस पे फेंकिए, और जैसे ही वो फेंकता है उसके ऊपर, तो जो दूसरा उसको कैच कर रहा है वो देखता है कि वो थोड़ा सा मूव कर जा रहा है पीछे की तरफ। ये क्या चीज़ है? जैसे उसने थैला फेंका, उसने उसके ऊपर फोर्स लगाया, तो वो थैले में भी कुछ मास है जिसने उसको उतनी ही फोर्स से पीछे धक्का दिया। ये एग्जाम्पल है उसका, थर्ड लॉ। तो ये चैप्टर जो है वहीं पे एंड होता है। मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे डिस्कस कर दी है, और अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम मिलेंगे वो है ग्रेविटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।